सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम अपना बिगिन करेंगे एज वी हैव प्रोमिस्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पार्ट 1। तो आज हम फर्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमने एल्गोरिदम्स, जो भी हमने टेक्निक सीखी हैं, जो भी पीवाईक्यू स्किल्स डेवलप की हैं, उनका यूज़ करके किस तरीके से यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम कंडीशन में। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो अहेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो हमें पता भी है, अभी शक्तिकांत दास रिटायर हुए तो उनकी जगह कोई आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट ही करती है, तो बात ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपके लिए लर्निंग है, मैं बार बार बोलते आ रहा था, आज उसका प्रैक्टिकल देखिए कि जब भी दो स्टेटमेंट दिए हों और बोल दे कि सेम काम बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सेम काम बोलेगा कोई एक्ट में भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ गलत होती है और एक्ट वाली चीज़ सही होती है, क्योंकि कोई चीज़ डिफाइन कहाँ होती है? एक्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उसका रेफरेंस होता है। आप पढ़ लेते हैं। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। आगे क्या कह रहा है? गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो गवर्नर की पावर कहाँ से वो ड्रॉ कर रहा है? आरबीआई का गवर्नर आरबीआई एक्ट से। जबकि यहाँ से क्या कह रहा है कि आरबीआई जो पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन इशू करती है, वो कहाँ से उसको पावर मिल रही? कॉन्स्टिट्यूशन। तो या तो आरबीआई एक्ट से ही मिलेगी पावर या कॉन्स्टिट्यूशन से, दोनों से तो नहीं मिल सकता। पहली बात 2 एंड 3 गलत। दूसरी बात, अब ये भी हमें ट्रेंड पता है कि कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं होती, कहाँ होती? किसी एक्ट में। तो सेकंड को गलत मान लो, थर्ड को सही मान लो, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पता था, बिना मतलब एल्गोरिदम पता होता तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहाँ एल्गोरिदम्स वर्क करेंगे। देखिए क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स। पहली बात तो यही है, जब भी विद रेफरेंस टू ऐसे आ जाए तो कभी ऑल करेक्ट तो होता ही नहीं, तो सीधे ही देखते हैं, मार दो तो बचे 3। ठीक, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पढ़िए, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड। इधर पढ़िए ऑल कैजुअल, आगे कुछ बताने की जरूरत है? दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी सही नहीं हो सकते, तो ये भी काट दो और ये तो काट ही दिया, तो बचा ये। अब ये भी पता चल गया तीसरा सही होगा। और एल्गोरिदम देखो, यहाँ क्या कह रहा है? कैन, और कैन क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो सही, तो देख रहे हो एल्गोरिदम अभी तक ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं, तो 3 तो सही ही होना है। ठीक, बीएसई। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी कैजुअल वर्कर हो उनको ईपीएफ मिलना चाहिए, यहाँ कह रहा है उनको ओवर टाइम मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ आप कि ईपीएफ कैजुअल वर्कर्स को मिलना चाहिए और ये कैजुअल वर्कर्स को एंटाइटलमेंट होना चाहिए ओवर टाइम, तो ईपीएफ तो वैसे भी सबको ही मिलना चाहिए ना। प्रोविडेंट फंड कोई लग्जरी थोड़ी ना है कि कैजुअल वर्कर्स को मिले, इस वर्कर को मिले, उस वर्कर को ना मिले। जबकि अगर आपने कुछ भी ओवर टाइम किया है, तो मतलब एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है, तो उसके लिए ओवर टाइम पेमेंट मिलनी चाहिए। ये बात ज़्यादा मेक सेंस करती भाई। ईपीएफ तो वैसे भी मिलता ही है, गवर्नमेंट का नॉर्म है, उसको कैसे मना कर दोगे कि कैजुअल वर्कर्स एंटाइटल वाली बात। बात समझ रहे हो? जबकि ओवर टाइम पेमेंट जरूरी नहीं कोई संस्था दे, तो उसके लिए ही तो सरकार नियम बनाएगी कि शोषण ना किया जाए। पता चला 12 घंटे काम करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं कर रही, तो लॉजिक से भी चलोगे तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। मेरे ख्याल से ये 2019 में शायद आया था, या रिपीट क्वेश्चन तो है ही, ये देख के ही पता चल रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन में सरकार को क्या करना चाहिए? टैक्स रेट काट देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो लोन महंगा हो जाएगा, तो फिर रिसेशन कैसे जाएगा? तो ये तो गलत हो गया, पहला पार्ट सही था, दूसरा गलत। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो यही तो किया जाता है रिसेशन में। क्या करता है सरकार को? अपनी जेब से पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तीसरे पे इंक्रीज इन टैक्स रेट, तो जब टैक्स रेट ही बढ़ा दिया तो कहाँ से भाई खत्म होगी रिसेशन? रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, देख रहे हो यहाँ कह रहा है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो इन्हीं में से कोई एक होना था। आंसर ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट। ये भी भाई बेसिक क्वेश्चन है, इकोनॉमी का, इजी बनेगा। क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग इन चेंज, बाकी चीज़ों में अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मार्केट डिमांड किसी भी गुड की इंक्रीज कब करेगी? किसी भी डिमांड की, कोई भी सामान है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी कब? जब उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाए। बात तो सही है। ठीक है, कि अगर रियलमी का फ़ोन तुम्हें खरीदना है और एकदम से तुमने देखा कि वो शाओमी का ज़्यादा महंगा हो गया, तो रियलमी खरीद लोगे। उसके सब्सटीट्यूट की वैल्यू अगर बढ़ गई, बात समझ रहे हो, तो उसकी डिमांड तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि उसका सब्सटीट्यूट महंगा हो गया, तो बस उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। पता चला एप्पल का लैपटॉप खरीदना है, लेकिन एप्पल का चार्जर भी तुम्हारा 50,000 का आने लगा, तो फिर तुम्हारा बजट गड़बड़ा जाएगा। तो उसके कॉम्प्लीमेंट की भाई इतनी प्राइस ना बढ़ जाए कि फिर वो अफोर्डेबिलिटी ना रह जाए। ठीक है, लैपटॉप महंगा है तो कम से कम चार्जर जो सस्ता है वो तो सस्ता रहे, कॉम्प्लीमेंट भी महंगा कर दोगे तो कैसे चलेगा?
अगला, गुड इज एन इंफीरियर गुड। तो भाई अगर कोई बेकार क्वालिटी का गुड है, जब तक तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तब तक तो ठीक है। ये कह रहा है एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है, बात को समझना, अगर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है तो तुम ऑल्टो से चलोगे कि मतलब स्विफ्ट डिजायर से चलोगे या फॉर्च्यूनर से चलोगे? अगर तनख्वाह बढ़ गई तो इंफीरियर गुड से क्यों चलोगे? बजाज चेतक तो नहीं चलाओगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये गलत हो गया। प्राइस फॉल्स, अगर मतलब वही है कि बिग बिलियन सेल चल रही तब तो फिर खरीद ही लोगे, दे दनादन दे दनादन, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। अब देखिए ट्रेंड समझ में आ रहा है, जब भी ये विद रेफरेंस टू करके ऐसे सवाल बनता है कि विद रेफरेंस टू ऐसे करके और तीन स्टेटमेंट, तो तीनों तो सही नहीं हो सकते, देखते ही काट दो, तो अपना काम तो और ही आसान हो गया, बस तीन में ही सही है। अब भाई देखो क्वेश्चन पढ़ो। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय बाय बहुत ही ज्यादा थ्योरी कैन ये वो। अब इतना ज्यादा अगर हमें नहीं करना है तो हमें क्या करना है? एल्गोरिदम से सॉल्व, नॉलेज से तो कर ही सकते हैं, पता है तो कोई बात ही नहीं। एल्गोरिदम से चलें तो कैन वाले हमेशा सही होते हैं। कैन वाला कहाँ है? एक ही देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पता है विद रेफरेंस टू में ऑल नहीं होगा, खत्म। ये पता है और कुछ करना है? देख रहे हो, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नॉलेज से तो कर ही सकते हो कि भाई एक तरफ देखो जरा, दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट। तो हमने ये बात तो डिस्कस की कि यूपीएससी कभी भी इन चीजों में गलती नहीं करेगा कि एक्ट की डेट बदल दे, ये सब चिंदी बना तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ये तो सही ही होना है, कभी भी सही होना है, अभी नहीं कभी भी। एक्ट एक्ट में यूपीएससी कभी गलती नहीं करता, अभी नहीं कभी नहीं। ठीक। लेकिन अगर ये एक एक्ट बना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसके अंडर में आता है? आरबीआई। तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हुआ तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? फिर तो यहाँ आरबीआई होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो अगर नॉलेज से जाओगे तो भी बन जाएगा, लेकिन मैं नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एल्गोरिथम विद रेफरेंस टू ऑल हो नहीं सकता, कैन वाला सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट। इधर आओ। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब ये बात है कि इतना मुझसे पढ़ लेने के बाद अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पा रहे ना यार, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। क्या कह रहा है? इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड डील्स है वो इन्फ्लुएंस होंगी किस चीज से? हाँ भाई, इन्फ्लुएंस होंगी किस चीज से? क्या स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है? बस इतना ही कहा ना, इन्फ्लुएंस होंगी। ये बोला कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा कि निगेटिव? नहीं ना। इन्फ्लुएंस तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पूछा क्या कि किस तरह से इन्फ्लुएंस होगी? नहीं। तो कोई भी चीज, दुनिया की किसी भी चीज, अभी पिछले ही साल के पेपर में 2 बार ऐसे क्वेश्चन आए थे इन्फ्लुएंस, तब भी बताया था स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसमें 5 और चीजें अगर यूपीएससी लिख दे तो वो भी सही हो जाएगा, 8 के 8 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा सही होगा। अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ क्या लिखा है। इन्फ्लुएंस तो दुनिया की हर चीज से हर चीज होती, कम होगी, ज्यादा होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी, हाँ क्या है क्वेश्चन? क्या है? विच ऑफ द अबव कैन बी? कैन बी, ठीक है। स्टेटमेंट में ही पॉसिबिलिटी लगी, कैन बी। देखो, स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी लगी लेकिन और है नहीं, जबकि ऑल है नहीं। जब भी स्टेटमेंट में होती है तो ऑल वाली पॉसिबिलिटी होती है, ऑल है नहीं तो इसका मतलब ऑल की तरफ तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो चलो अब देखते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो भाई ये तो बाय डेफिनेशन ही आरबीआई लिस्ट करती कि इस तरीके की चीज एफडीआई में होती है। दूसरा पढ़ो। एफआईआई, तो एफआईआई तो नहीं होता है, लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस। एफआईआई एफडीआई नहीं होता है, वो अलग होता है, ये अलग होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए होता है, और ये तो फिर पता ही है, जैसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट। लेकिन विद सर्टेन कंडीशन, जब उसको सही बनाना होगा तो देखते हो ना कि लैंग्वेज कैसे यूज कर देता है ऐसे। अगर एफआईआई में कुछ कंडीशन लगा दी तो भाई कुछ कंडीशन लगा के तो बिल्कुल हो ही सकता है, क्योंकि कैन है ना, डेफिनेट तो पूछा नहीं। कैन में तो विद सर्टेन कंडीशन हो ही जाएगा, पहला दूसरा सही कहाँ, यही है, बस बात खत्म हो गई। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट। ये समझना है। अब किसी को एग्जाम कंडीशन में देखो नहीं पता था, मैंने भी ये पेपर दिया है कि ये 3 का क्या है, 4 का क्या है, नहीं पता। इतना पता है ये शर्तिया सही है, ये तो सबको ही पता है। इसका नहीं पता, लेकिन विद सर्टेन कंडीशन देख के समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कैन है, तो कैन में विद सर्टेन कंडीशन क्यों लिख रहा है? वो सर्टेन ही तो लिख रहा है, कुछ स्पेसिफिक बात तो नहीं कर रहा। जेनेरिक बात करता है तो यूपीएससी क्या करता है? सही स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। हाँ, इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी। मान लो किसी ने अपनी करेंसी गिरा दी, जैसे चाइना गिराता है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? नेसेसरली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, होगा ही होगा, कि करेंसी गिरा दी तो ये होगा ही होगा। तीसरा पढ़ो। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। क्या किसी की करेंसी गिरती तो ट्रेड बैलेंस उसका इंप्रूव ही होता? नहीं, ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान के बारे नारे हो गए होते। उसकी करेंसी 83 रुपए थी, 200 रुपए गिर गई है, तो क्या ट्रेड बैलेंस हो गया? नहीं। उसके लिए तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये जरूरी नहीं हो सकता है, वो नेसेसरली लिखा है ना, नेसेसरली तो नहीं होगा। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक, तो ये तो उसका उल्टा होता, तुम्हारी तो फॉरेन वैल्यू गिर जाती है डोमेस्टिक करेंसी की। तो बस आंसर सॉल्व हो गया। दूसरा जब गलत है,
दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो बचा ही क्या, पहला पढ़ने की भी जरूरत है, हो गया काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये तो देखो रिपीट क्वेश्चन है। अब किसी ने अगर 2019 का साथ में जो मैंने पेपर कराया वो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं, शायद ये नहीं था। हाँ, पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, अगर किसी ने ब्लैक मनी क्रिएट की है इंडिया में, ब्लैक मनी मतलब सरकार के नज़र में आ ही नहीं रहा, सारा पैसा तकिए के नीचे रखे हो तो टैक्स नहीं लग रहा उस पर, ठीक है। ब्लैक मनी का मतलब यही होता है कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। हैज़ द मेन कॉज ऑफ वरी, तो टैक्स नहीं लग रहा है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल, तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर कुछ ऐसा हुआ भी ब्लैक मनी, तो वो पैसा अगर रियल एस्टेट में जा रहा है तो वो तो हमारी इकोनॉमी में पंप हो गया, पंप हो गया तो उस पर जीएसटी लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, और कुछ लोगों को रोजगार तो मिलेगा, तो इससे तो फिर भी इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। बात समझो, ब्लैक मनी का मतलब तकिए के नीचे लगाए हो, तकिए के नीचे नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन, यही बात है कि स्टोन ज्वेलरी गोल्ड खरीद रहे हो तो उसमें इनकम टैक्स, जीएसटी सब कुछ होगा, जो बना रहे हैं उनको रोजगार होगा, तो ये इतनी खराब चीज़ तो नहीं। इधर आओ। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे ही दिया तो तुम्हारे पास रहा नहीं ना। ब्लैक मनी का क्या मतलब होता है, तकिए के नीचे, तकिए के नीचे वाली बात नहीं आ रही है अभी, इधर आओ। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एवेजन, यही बात कि जब वो पैसा इकोनॉमी में आ ही नहीं रहा है, तकिए के नीचे दबाए, तो उस पर सरकार क्या करेगी, टैक्स नहीं लगा पाएगी, टैक्स नहीं लगा पाएगी, यही तो मेन दर्द है। बात समझ में आ गई, बस ठीक है। वर्ड एसोसिएशन है, नेक्स्ट। हाँ भाई, एज इट इज क्वेश्चन 2019 का उठा के छाप दिया 2021 में। क्या है, विच विल बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी, मोस्ट इन्फ्लेशनरी हमेशा क्या होता है, नई मनी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, डेफिसिट कम करने के लिए नया पैसा ही छाप दिया दे देना, तो वो मोस्ट 2019 का रिपीट क्वेश्चन है। अब ये मत पूछना कैसे हो रहा है, नेक्स्ट। 11, ये भी, ये दोनों क्वेश्चन 2019 से रिपीट हो गए हैं। मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट, तो ये फायदा होता है पीवाईक्यू लगाने का, डायरेक्ट दो क्वेश्चन उठ के आ गए आपके, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन में अगर आप एल्गोरिदम नहीं लगा पा रहे हो इतना पढ़ने के बाद भी, तो बेकार है भाई। क्या है, जो भी है, मुझे अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये 5 स्टेटमेंट में, 5 में हमेशा कितने सही होते हैं, 3, पता है, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो 4 तो सही ही होना है, इसको मैं देखूंगा तक नहीं। अब जाके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विद रेफरेंस टू, वैसे भी विद रेफरेंस था तो ऑल तो नहीं हो सकता था, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या इंक्रीज बाय, इनमें से किसकी वजह से डिमांड वाली इन्फ्लेशन होगी, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन कब होगी। पांचवा स्टेटमेंट पर राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ही राइज कर गया तो जो पैसा है वही महंगा हो गया, तो अब जो प्रोडक्ट है वही महंगा हो गया, तो ये तो वो वेजेस की वजह से महंगा हुआ ना, ये तो डिमांड की वजह से महंगाई नहीं हुई। अगर इंटरेस्ट रेट ही बढ़ गया तो पैसा महंगा होगा, पैसा महंगा हो गया तो वेजेस बढ़ी, वेजेस बढ़ी तो अपने अपने आप ही उसकी कीमत बढ़ गई प्रोडक्ट की, तो ये तो डिमांड की वजह से नहीं हुई, तो पांचवा तो गलत है, बस सिर्फ पांचवा गलत है। क्या इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ये देखो, हो गया, हो गया, हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा आ नहीं पाया था तो इसको मैंने आगे ऐड कर दिया, इसको बाद में देखेंगे 13 क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाला देखते हैं, क्या है, विद रेफरेंस टू माइक्रो वाटर क्रेडिट, ठीक है। कंसिडर, अब कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या होता है, आगे पढ़ो। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटरी, तो वाटर के सेक्टर में वाटर माइक्रो फाइनेंस, कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा तो अभी फिलहाल सही मान लेते हैं, या स्केप्टिकल रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च, बस मिल गया। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या होती है, गलत, यहाँ तो वर्ल्ड हेल्थ, WHO, डब्ल्यू, बस समझ में आ गया, यही गलत होना, बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इट एम्स टू नेबल, याद आ रहा है, याद आ रहा है, लास्ट ही लेक्चर 2020 के पार्ट 4 में ये लैंग्वेज आई थी, इनेबल द, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ, इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ। अब ये लैंग्वेज होती है सीखने वाली, कि यूपीएससी को जब स्टेटमेंट सही बनाना होगा तो क्या बोलेगा, विद सर्टेन कंडीशन, इट इनेबल्स द, इट प्रमोट्स द, बस ये चीज अगर आप सीख गए तो बस आ गया आंसर, बाकी कुछ नहीं भाई। तो तीसरा सही ही होना, उसमें दिमाग नहीं लगाना। विद रेफरेंस टू था तो देखो सारे एल्गोरिदम देखो, विद रेफरेंस टू था, ऑल नहीं सही हो सकता। ई टेम्स तो मतलब 3 तो सही होना, तो ये नहीं सही हो सकता। अब ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है, ऑर्गेनाइजेशन गलत है तो सेकंड को गलत ही कर दो, बस हो गया। नहीं भी पता फर्स्ट वाला तो भी देखो आंसर सॉल्व हो गया। ये होती है एल्गोरिदम की पावर। कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन को, लेकिन इतने सारे हमको ग्रीन सिग्नल मिलेंगे कि हम कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। अब, हाँ भाई, ये दोनों क्वेश्चन नहीं आ पाए, आगे लिया है मैंने, कोई बात नहीं, आगे लेंगे। हाँ, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, अब मैंने बताया हर बार 2-3 क्वेश्चन वर्ड एसोसिएशन के आते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, अब इन्हीं शब्दों को आंसर में ढूंढो। कोड, प्रैक्टिस और आर, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, देखो एक तो आर मिल गया, रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस भी मिल गया, ठीक है, इन द इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग,
ठीक है, इन द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग। कोड मिल गया, प्रैक्टिस। ठीक है, आगे चलो। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो भाई यहाँ पे तो कहीं वो चीज़ आ ही नहीं रही। यहाँ पे कोड प्रैक्टिसेस या R2 जैसा नहीं आ रहा है ना, सॉरी, इधर इधर तो नहीं आ रहा है ना, तो बस इसको छोड़ दो। ये तो अभी कुछ नहीं पता, इधर आओ। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन, तो यहाँ पे तो कुछ कोड प्रैक्टिसेस R2 नहीं आ रहा, काट दो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ भी नहीं आ रहा कोड प्रैक्टिसेस। अब इधर देखो जरा, प्रैक्टिसेस आ गया, ठीक। R2 है, एक बार रिस्पॉन्सिबल आ गया, एक बार रिसाइकलिंग भी आ गया। देख रहे हो, R2 है, दो आ रहे, रिस्पॉन्सिबल भी, रिसाइकलिंग भी, प्रैक्टिसेस भी। हो गया आंसर सॉल्व। ये होती है पावर। नहीं पता होता किसी को एग्जाम कंडीशन में, लेकिन क्वेश्चन बना लेते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट। वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट, भाई कंसर्न है तो कुछ ना कुछ तो वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा होगा। चलो पढ़ो। दे मे रिलीज, मे तो हमेशा सही होता है। कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी, तो सम तो हमेशा ही सही होता है, तो कैन भी सम भी है तो सही। दे मे रिलीज, ये भी सही होगा। अब इधर आओ, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज। अब ये पढ़ो जरा, क्या मतलब है लीथल क्वांटिटीज। अब एक बात बताओ जरा मुझे, अगर कॉपर के स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, ठीक, तो उससे कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा होगा। नुकसान क्या हो रहा है कि दे मे रिलीज SO2, ठीक। दे कैन कॉज लीचिंग, कैन ये भी नहीं कि करें, लेकिन कभी कभी कर सकते हैं। सम हैवी मेटल्स, कम, सम, सारे भी नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज। अगर कोई भी कॉपर की स्मेल्टिंग फैक्ट्री लीथल क्वांटिटी, लीथल क्वांटिटी मतलब का मतलब समझ रहे हो, या तो फ्लोरा फोना या आदमी की जान जा रही है, तो क्या सरकार उसको चलने देगी उस फैक्ट्री को? लैंग्वेज पढ़ो। अगर कोई चीज लीथल क्वांटिटी में हो रही, लीथल मतलब जानलेवा, अगर जानलेवा क्वांटिटी में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट निकलने, तो पहले तो वर्कर ही की जान चली जाएगी। तो क्या सरकार उसको चलने देगी किसी भी कीमत पे? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। नहीं चलने देगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 23। फिर भी ये एक हाइंडसाइड बायस के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर एग्जाम कंडीशन में आपने मे रिलीज स्कैन ये करके ऑल मार भी दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लुट जाने वाला नहीं। ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आपकी कट ऑफ नहीं रुकेगी, मैं ये भी एम्फेसाइज कर दूं। कोशिश करना ही नहीं कि एग्जाम कंडीशन में ये सही हो जाए। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो सीखने वाली हैं। और अगर इन चीजों पे भी एक हद से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब जितना मैं बताता जा रहा हूँ करते जाओगे, तो फिर ये भी सही होना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। अभी आगे ऐसे और भी शायद क्वेश्चन आएंगे। तो वही बात है कि अगर आपने सपोर्ट दिया, आपको समझ में आया, इंटरेस्ट दिखाया, तो ठीक है, मैं भी समझा दूंगा कि ये सब क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आगे। हाँ भाई, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहला पढ़ो, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो भाई एक बात बताओ, ऑयल रिफाइनरीज में हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से अगर फर्नेस ऑयल, ये भी अगर ऑयल रिफाइन, तो इसको क्या काट सकते हो? पहली बात देखो, ये फर्नेस क्या है? ऑयल। ये क्या है? ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी से ऑयल ही तो निकलेगा, इसको काट नहीं सकते हो। नेक्स्ट, सम इंडस्ट्री, सम वाला तो आज तक यूपीएससी ने स्टेटमेंट गलत बनाया ही नहीं, तो इसकी तो बात ही ना करो। सम इंडस्ट्रीज यूज टू कॉज जनरेट, तो कभी गलत नहीं। इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट। अब एक बात बताओ, फर्नेस ऑयल से यूपीएससी कह रहा है सल्फर एमिशन होता है, ठीक। हमें पता है ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। मेरा स्टेटमेंट, मेरा क्वेश्चन अगला है, अगले साल अगर फर्नेस ऑयल से यूपीएससी यहाँ बोल दे सल्फर नहीं, नाइट्रोजन एमिशंस, तो क्या आप इसको काट दोगे? मेरा सवाल है, क्या आप इसको काट दोगे? बिल्कुल नहीं। अगर अगले साल यूपीएससी कहते हैं यहाँ से ओजोन एमिशंस होता है, क्या आप इसको काट दोगे? बिल्कुल नहीं। अगले साल कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड निकलती, तो नहीं काट सकते हो भाई। हजारों चीजें फर्नेस ऑयल से निकलती हैं, आप कैसे किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं निकलेगी? ठीक है, तो फिर इसका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लू कार्बन? अब ये तो भाई वर्ड एसोसिएशन का है, ब्लू वाला देख लो, कार्बन एब्सोर्ब्ड बाय ओशियंस कोस्टल, बस यही सही हो गया। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट, in nature which of the following is are most likely to be found surviving in surface without soil? अब देखो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर एनवायरनमेंट वाला है, तो हमको तो नहीं पता, लेकिन हमने इतना पढ़ा कि जितना भी हम स्टैटिक पढ़ते हैं उसमें ये दो वर्ड्स हमेशा साथ साथ चलते हैं, मॉसेज एंड लाइकेंस। तो अगर आंसर होगा तो या तो इन्हीं दोनों में से होगा, तो 2 और 3 एक साथ ही जा रहा होगा, जैसे कि ये वाला। या फिर 2 और 3 एक साथ नहीं होगा, तो 1 और 4 भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? हमने जब भी ये पढ़ा है, मुझे इतना तो आंसर नहीं पता है, ये पता है या तो 2 और 3 एक साथ जाता है, या तो होगा तो फिर दोनों एक साथ आंसर में होगा, और या तो फिर ये आंसर होना चाहिए।
ये या ये तो नहीं हो सकता। अब ये होती है पावर पी वाई क्यू एनालिसिस की। लेकिन उसके बाद भी मुझे एग्जाम कंडीशन में पता है कि आंसर 2 और 3 ही है। अब ये कैसे है, जैसा कि मैंने कहा, अब ये बिल्कुल ही ऐसा जादुई ट्रिक है जो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल लास्ट वीक में। कब? 1 मई। तय बात है कि मतलब मई में जब भी यूपीएससी डिसाइड कर देगी कि पेपर, तो 1 महीने जैसे ही बचेगा 1 मई को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पता कि इसका आंसर यही होना है। अब इन सब ट्रिक्स के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? अब मॉस्किटो रिपेलेंट में देखो, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो, अब मुझे तो चलो पता था लेमन ग्रास, क्योंकि केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड है तो इतना पता था। लेकिन देखो एग्जाम कंडीशन में हर बच्चे को ये नहीं पता हो सकता, तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़ देने में कोई शर्म नहीं, इसीलिए इस पेपर में कट ऑफ गिर गई थी, मेरे ख्याल से 88 गया था या कुछ तो गया था इस साल का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को, सिंगल फैक्चुअल को छोड़ देना, उसमें बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की कोशिश नहीं करनी। आगे चलो। कांग्रेस ग्रास तो जैसा कुछ होता भी नहीं है, ये तो पता नहीं क्या ही दे रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो हमने जितना भी पढ़ा है भाई पीएमएफ आईएएस में, ऐसा तो ऐसा लग रहा है नाम ही मैंने नहीं सुना, कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, डाई एटम्स तो पढ़ा है प्राइमरी में, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है। ये आई डोंट नो। इतना दोनों का मैंने पढ़ा है, मुझे श्योर हूँ कि डाई एटम्स कानों में बहुत बार पढ़ा है प्राइमरी। इसका तो शायद पीवाईक्यू आया था कि एक बार डाई एटम्स को कोई चबाता है फिर उनको क्रस्टेशियंस चबा लेते हैं, ये पीवाईक्यू का भी हिस्सा है। तो पीवाईक्यू करने से मुझे पता है कि हाँ भाई डाई एटम्स तो है, यही फायदा होता है पीवाईक्यू करने का। तो डाई एटम्स तो होके रहेगा, ये खत्म, ये खत्म। अब इसमें ये पता चल गया 4 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये पीवाईक्यू से बना है। तो 4 तो होगा नहीं। अब या तो 1 2 3, तो इसमें पता है साइनोबैक्टीरिया भी ब्लू ग्रीन एल्गे वाला होता है ना, एल्गे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। कहाँ पे? कोरल रीफ में साइनोबैक्टीरिया वहीं यूज होता है। तो उससे इतना नॉलेज बढ़ा के हो गया। वही है कि पीएमएफ आईएएस का एक रफ आइडिया, एग्जैक्टली नहीं पता प्राइमरी प्रोड्यूसर, लेकिन एल्गे ये वो, क्योंकि कोपॉट्स तो वहाँ सुना नहीं, तो नहीं सुना तो इसका मतलब 2 और 3 हो जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से एग्जाम कंडीशन में यही था। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, की जो भी उसके शिकारी उससे बचने के लिए, विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल अप, ऐसे उछलते हैं, ठीक है, रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स वनरेबल पार्ट्स, बिल्कुल ऐसे उछल जाते हैं अपने वनरेबल पार्ट्स को, बाकी तो ठीक है, इस तरीके से पानी में उछल जाते हैं, ये वो कह रहा है। तो ये तो मुझे पता है कि ये हरकत तो भाई पेंगोलिन करती है, ये तो हम लोग मतलब वही है कि डिस्कवरी डिस्कवरी चैनल में जाने बचपन से देखते आ रहे हैं कि हाँ पेंगोलिन तो ऐसे उछलती है। अब वो प्रोटेक्ट करने के लिए उछलती है कि नहीं इतना नहीं पता, लेकिन ये पता है ये हरकत, ये उछलने वाली, रोल अप करने वाली पेंगोलिन करती है। तो पेंगोलिन आंसर में या तो 3 के साथ, ये इसके साथ, तो ये तो काट दो भाई। मैरमोट तो नाम भी नहीं सुना, क्या है पता ही नहीं। अब ठीक है, तो मैरमोट की जरूरत भी नहीं। अब बचा 3 और 1 और 3, ठीक। अब यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी लगती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिड्यूस करना है चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, उसके प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हेज हॉग, ये जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हेज, ये इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है, हेज फंड्स, ठीक है। इकोनॉमी में क्या पढ़ाया जाता है? हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या होते हैं? वो वाले फंड्स होते हैं जिन पे कभी आपका नुकसान नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट एज गुड एज गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी वाले। हेजिंग करते हैं ना, कि जैसे कि कोई मतलब दो तरीके के बॉन्ड में पैसा लगा दिया, एक तो बहुत ही रिस्की बॉन्ड, एक बहुत ही सेफ बॉन्ड। तो वो जो सेफ बॉन्ड में पैसा लगाया उसको बोलते हैं हेजिंग करना। हेजिंग मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब हेजिंग का मतलब सेफ्टी से होता है, और यहाँ भी बात वही हो रहा है, रिड्यूस रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स। तो अगर वर्ड एसोसिएशन करें कि हेजिंग का मतलब भी सेफ्टी होता है और यहाँ भी सेफ्टी की बात हो रही, तो उस हिसाब से हेजिंग भी हो जाना चाहिए। अब क्योंकि वर्ड एसोसिएशन से मेरा इस तरफ जा रहा है, तो इस वजह से आंसर मेरा बन गया था 1 और 3। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ ले, तो वो भी यूपीएससी ऐसे ही सोच के नहीं दे रहा है जॉग इतने सारे प्राणियों में, इसीलिए दिया कि वो देखना चाहता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपने हेज फंड से वो हेज वाली जो मतलब चीज है वो आप भिड़ा पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है विद रेफरेंस टू लग गया है, ऑल करेक्ट होगा नहीं, एक बात। दूसरी बात, 5 स्टेटमेंट है तो एल्गोरिदम क्या कहता है? 3 ही सही होगा। दूसरी बात, एक और बात, यहाँ पे दोनों में 1 कॉमन है तो 1 को देखने की भी जरूरत नहीं, तो ये तो सही होना। अब या तो 2 3 4 5 किसी में भी एक अगर क्लू मिल जाए तो बस सही। यहाँ क्या लिखा? लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग कभी कुछ होता नहीं, 3 काट दो, आंसर आ गया, देख रहे हो। बाकी तो स्टेटमेंट पढ़ने ही नहीं पड़े, सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और बाकी एल्गोरिदम पता है, 5 में 3 सही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं।
अब दिक्कत फंसेगी अगर आपको ये एल्गोरिदम नहीं पता। इधर देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द सिग्नेटरीज। वन ऑफ द जनरली क्या होता है, सही। अगर आपको ये एल्गोरिदम 5 में 3 वाली नहीं पता तो आप तो सोचोगे 5 सही होता है, 5 सही होता है तो या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक, एक बात, लीगली बाइंडिंग छोड़ दो, और भी सारी चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि यार ये तो 2014 में, तो ये तो डेटा डेटा है, तो डेटा तो गलत होता है, तो डेटा गलत के हिसाब से आप करने जाओगे तो पहले कोई गलत कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एल्गोरिदम आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर एल्गोरिदम नहीं पता तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। एल्गोरिदम से आपने देखा, सीधे देखा 5, 3 ही सही होना, ये काटा, एक तो सही, ये बस हो गया सॉल्व। और ये भी देख लिया लीगली बाइंडिंग कभी सही नहीं होता, आंसर आ गया, काम खत्म। अब यहाँ पे एक बात और, कि इस तरीके का क्वेश्चन फंस गया तो क्या 5 में से 3 वाली बात हमेशा सही होती है? 100% नहीं, 100% नहीं होती। 100% तो दुनिया में कुछ नहीं होता है। 90% सही होता है कि अगर 5 स्टेटमेंट वाला है तो 3 ही सही होगा, 4 वाला है तो 2 ही सही होगा, 6 वाला है तो 4 ही। तो अब जब बाकी के 10% तो कैसे? तो अगेन, अगर ये भी आपको समझना है कि ये इस क्वेश्चन को श्योर शॉर्ट मेथड से कैसे समझाया जा सकता है, तो ये अब हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। और तय बात है, इस क्वेश्चन को ऐसा समझ में आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का सोल क्या है। अभी आप इस क्वेश्चन का सोल तक नहीं समझ सकते, और एक बार सोल समझ गए आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड टू एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स विच आर। अब देखो, जनरली क्या होता है, साइंस एंड टेक का है, देखा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो रहा है तो हम आंख बंद करके क्या मार देते हैं, डी। अब वही बात है कि इसका भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस पेपर में भी ये ऑप्शन सही नहीं था। अब कब ये होता है कि ये ऑल वाले सही नहीं होते हैं, मतलब डिकोड कर रखा है, लेकिन ठीक है, अभी उसको डिस्कस करना सही नहीं, क्योंकि अभी सारे पेपर नहीं हुए, और आगे लगा अगर टाइम आएगा तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर इसको हम लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करें फिलहाल, वैसे तो डिकोड हो गया था कि ये कब ऑल नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखो, अगर इसको ऑल सही बनाना होगा यूपीएससी को, तो ये क्या लिखेगा, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स pollutants from which of the following, वो इतना ही लिखेगा, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल pollutants from which of the following, इतना लिख देगा और फिर ये क्या हो जाएगा, ऑल सही। लेकिन जैसे ही उसने ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दी कि सस्पेक्ट टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव, ऐसी वैसी भी नहीं, न्यूरो डिजेनरेट, भाई डिजेनरेसी ही हो गई, अब शरीर काम ही नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई समस्या हो रही मैग्नेटाइट पार्टिकल से, ऐसी कोई न्यूरो डिजेनरेटिव, तो एक बात बताओ, क्या हमारे घरों में माइक्रोवेव में, ये क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोप स्टोव्स, इतना भी नहीं, बाकी जगह देखो कुछ नहीं लिखा है, विद इन होम अलाउ किया जाएगा सरकार द्वारा। अगर किसी चीज के इस्तेमाल से न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी हम लोगों को, सरकार उसको घर के अंदर, बाकी जगह कहीं घर के अंदर ऐसा कुछ लिखा है, क्यों लिखा है, ये हिंट देने के लिए लिखा है, क्या सरकार अलाउ करेगी उसको? ठीक। अब अगला सवाल, तो सर बाकी जगह तो आंख बंद करके डी हो जाता है, तो वही मैंने कहा, अब कब ये होता है कि ऑल नहीं होता, ये भी सीखना है, तो यार ठीक है, आगे कभी देखेंगे, बता देंगे, समय लगा तो। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना इंटरेस्ट है, तो इतना लोग देखते भी नहीं। अगर कभी लगा सीरियसली हो गया है, कम से कम 50-100 बच्चे जुड़ गए हैं जो सीरियसली वीडियो देखते हैं, तो फिर इस बात को भी डिस्कस किया जाएगा कि कैसे कब पता चलेगा कि कौन वाले ऑल होते हैं, कौन वाले ऑल नहीं होते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसे ही फ्री में नहीं बांट दी जाती सबके लिए। ठीक है, तो इसका अगर हम 3 को खाली उड़ा दें, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो फिर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगेन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर। अब जब विद रेफरेंस की बात हो ही गई है और कितने स्टेटमेंट हैं, 3, तो मुझे ये पता चल गया कि विद रेफरेंस जब भी होता है तो ऑल 3 तो सही नहीं होता है। तो भले, अच्छा ऑल 3 दिए ही नहीं तो उसकी बात ही ना करो। ठीक है, एनीवे, अब अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो अब यहाँ लगेगा एल्गोरिदम लॉजिक। क्या कह रहा है, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन। अब मुझे ये पता चल गया कि कैन, और इतना भारी भरकम थ्योरी तो नहीं पता है, तो फिर कैन वाले सही होते हैं, इसको सही मान लेना है फेस वैल्यू पे। इधर आओ, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, भाई पता नहीं क्या है, और सीधे एग्जाम में ही पहली बार इस शब्द से मुलाकात हुई है। ठीक, इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो जरा, नहीं पता ये क्या है, पहली बार सुन रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, ये दावा भूल जाओ। अब मान लो ये एक्स है, अब ये लिखा है एक्स इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक्स क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हैंडल कौन करता है ये बताओ, गवर्नमेंट का बैंकर कौन है, आरबीआई है। अब अगर मैं यहाँ से ये वर्ड हटा के बस आपसे इतना पूछूं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कौन हैंडल करता है, आरबीआई करता है, तो क्या इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो ना, बस यही समझने वाली चीज़ है। ये सिर्फ आपकी बीपी को, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। ये है थ्योरी, थ्योरी पे ध्यान दो, थ्योरी से ही पेपर निकलेगा। इन चीज़ों से नहीं निकलेगा, रटते फिरोगे ऐसे 100 करंट अफेयर, नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, थ्योरी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, थर्ड वाला भी देख ही लेते हैं। तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, पहला दूसरा तो सही है। अभी तक देखो जरा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इज ए जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कभी सही हो सकता है, आरबीआई का अलग मैंडेट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन देखता है, सेबी। अगर सेबी स्टॉक एक्सचेंज को देखती तो यहाँ आरबीआई क्या काम कर रहा है, तो फिर सेबी किस लिए बना ही किस लिए, अगर स्टॉक एक्सचेंज को भी आरबीआई ही देखेगा। साफ साफ पता चल रहा है, एब्सर्ड है। तो अगर नॉलेज से जाएंगे तो हमें पता था कि श्योरिटी से तीसरा तो गलत होगा, क्योंकि आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक साथ नहीं होगा। तो अगर श्योरिटी से हमें जाना है तो ये खत्म, ये खत्म। नॉलेज से या वैसे भी देख लो, वन तो सही होना ही, और वन में कैन भी है तो ये भी सही। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वही बीपी बढ़ाने वाला स्टेटमेंट। अब वो बीपी बढ़ाने वाला स्टेटमेंट तभी सही हो सकता है जब आपकी थ्योरी मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट, इधर आओ। क्या है भाई, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक, तो जो गवर्नमेंट, ये आरबीआई है, इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसके लिए कहा जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट तो ये सरकार के लिए होता है। तो लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर्स। एक बात बताओ, अगर ये टीसीएस, विप्रो, ये सब पैसा कहीं से नहीं ले पाएंगे तो क्या आरबीआई इनको कर्जा देगा, कैसी बात कर रहे हो। तो बैंक, एफडीआई, ये तो सब तो बाहर सकते बॉन्ड इशू करके पैसा ले लेते हैं, तो आरबीआई थोड़ी ना इनके लिए लास्ट रिसोर्ट है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस। अगर आरबीआई ही इनके लिए आखिरी मदद देगा तो फिर ये इंटर बैंक ट्रेडिंग, और पिछले हमने 2019 के क्वेश्चन में देखा था ना कि शॉर्ट टर्म में जो पैसा ये लोग उठाते हैं 2 रात के लिए, आया था ना वो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स वाला, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और वो सब करके आया था, तो वो सब क्या है, ये तो फिर फालतू बात होगी, बकवास। ठीक, नेक्स्ट, लेंडिंग टू गवर्नमेंट, सरकार किसके पास जाएगी, सरकार का तो बैंकर आरबीआई ही है। अगर पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है तो फिर गवर्नमेंट का आखिरी रिसोर्ट क्या है, उधार लेने का, आरबीआई। तो बस ये आरबीआई की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली। ये हार्डकोर नॉलेज का सवाल था और नॉलेज से ही बनना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 2021 का पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हो रही होगी और समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी के एल्गोरिदम्स को लगा के मिनिमम इस क्वेश्चन पेपर में हमने 25 में से आई थिंक 20 क्वेश्चन सिर्फ एल्गोरिदम से सॉल्व किए, कुछ भी प्रायर नॉलेज नहीं थी। तो अगर 25 में 20 क्वेश्चन आप नॉलेज से सॉल्व कर एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हो, तो आप समझ रहे हो कि ये कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ हेल्प कर रहा होगा, एंड ऑल द बेस्ट।